नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो जवाबदेह लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी बर्खास्तगी हो। और उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस महकमे के जो मंत्री हैं उनके ऊपर ये दारोमदार था, जो कि अपने इस काम को अंजाम देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, अब आपने सुना होगा कि नकल विरोधी कानून लाए हैं। क्यों नहीं उन्होंने ये सब मामले, नकल विरोधी कानून अगर लाए हैं तो इसमें क्यों नहीं ये मामले दर्ज किया? सरकार बताए, सरकार किसको छूट दे रही है? नकल विरोधी कानून में क्यों नहीं लाए इसको? और अगर नकल विरोधी कानून के दायरे में ये सब नहीं आता तो उस नकल विरोधी कानून का अर्थ क्या रहेगा? और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया, क्या कुछ पूरा ये मामला भी था? आप देखिए विशाल, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप में जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जिस तरह से विश्वविद्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन किया और विरोध जताया, और उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जो है कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले गया। लेकिन अगर देखें तो वहां पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक और छात्र लगातार जो है प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो है शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दें, और दूसरी ओर उत्तराखंड में इस मामले के प्रकरण के दौरान भी जो है जो पेपर लीक का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। इस पर सरकार को जो है सोचना चाहिए कि नकल विरोधी कानून जो है लाया गया था उनमें कई मामले दर्ज होने चाहिए, वो भी उन मामलों में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, और उसमें दर्ज नहीं होंगे तो फिर नकल विरोधी कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो उसको लेकर उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले ही कार्यक्रम जो है निर्धारित किया गया था कि वहां पर जाएंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, तो उस प्रदर्शन को किया गया है और इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जी, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई बयान आया है क्या योगेश सामने? देखिए अभी तक इस पूरे प्रकरण में अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण में देखें तो इसमें कार्रवाई हुई है। इसमें जो सहायक प्रोफेसर है उसको गिरफ्तार जो है पहले ही किया जा चुका है, और उसके जो है फोन कॉल्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि ये जानकारी हो सके कि यही इस पूरे प्रकरण में शामिल था या इसके साथ और भी अन्य लोग शामिल है, और अगर अन्य लोग शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा दावा पुलिस की ओर से किया गया है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में कथित पेपर लीक के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर साफ किया है कि धामी सरकार नकल और पेपर लीक जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के कराई जा रही हैं, जिससे योग्य युवाओं को अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय के मामले का भी सरकार ने संज्ञान लिया है और पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जा रही है। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सख्त नकल विरोधी कानून बना हुआ है, और इसके प्रभावकारी जो परिणाम है वह भी हमारे सामने आए। आज जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उसमें बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के, बिना पक्षपात के उसमें हमारे छात्र जो युवा साथी वो निकल रहे हैं। एक प्रकरण इसमें आया है, निश्चित रूप से सरकार ने इसमें संज्ञान लिए है और कठोर से कठोर कार्रवाई।
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के हित के नाम पर केवल अराजकता फैलाने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। मनवीर सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए लगातार सख्त कानून और नई नीतियां लागू कर रही है। देखिए, कांग्रेस का काम देश में अराजकता फैलाना है। कांग्रेस का काम जो हमारे देश के भविष्य युवा है उनको भ्रमित करने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के बेहतरी के लिए क्या क्या हो सकता है, हमेशा उनके भविष्य के निर्माण के लिए नई नीतियां, नए कानून लेकर के आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रमित करने की राजनीति करती है। U2U का जो उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं छात्रों को भ्रमित करने का उनका कार्यक्रम है। दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह का वायरल वीडियो अब उत्तराखंड की सियासत में नया विवाद बन गया है। मंच से दिए गए उसके बयान और कथित इस्तीफे पर सवाल उठने लगे हैं। कुमाऊं रेंज की आईजी निवेदिता कुकरेती ने स्पष्ट किया कि शेर सिंह पहले से ही निलंबित है और उस पर हरिद्वार में दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमे के चलते कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार वो लंबे समय से सक्रिय सेवा में नहीं है, ऐसे में उसके इस्तीफे का कोई औचित्य भी नहीं बनता। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस पूरे मामले को युवाओं के आंदोलन और पुलिस व्यवस्था जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरगुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था इस देश के युवाओं जिंदगी अपने दम पर जी जाते हैं, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में जो एक उत्तराखंड पुलिस के सिपाही का बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिस प्रकार से वो दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए तमाम छात्र छात्राओं के बीच, नौजवानों के बीच पहुंचता है और भाषण में कहता है कि जिस समय नेहा नाम की लड़की के ऊपर डंडा चल रहा था, जिस समय बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, जिस समय बराबर लाठीचार्ज हो रहा था, उस समय उसका मन कर रहा था कि वो अपनी सर्विस हथियार से जाकर के उन पुलिसकर्मियों पे जो लाठी चला रहे हैं और उनके साथ साथ जो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं उनके ऊपर जाकर के हमला कर दे। ऐसी बात वो कह रहा है। ये खतरे की घंटी है मोदी सरकार के लिए भी। पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में जो बीजेपी की सरकारें हैं, जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ छात्र आंदोलनरत हैं, जहाँ छात्रों का दमन हो रहा है, उन सब के लिए खतरे की घंटी है। देहरादून में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन अब और सख्त कार्रवाई को तैयार है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में अधिकारियों को ड्रग्स के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का GIS विश्लेषण कर सर्जिकल स्ट्राइक करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि युवाओं का भविष्य बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
और ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ा जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में एंटी ड्रग्स, साइबर क्राइम और वित्तीय अपराध से जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे, जबकि हॉस्टल, पीजी और कोचिंग संस्थानों में सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। वाहन संबंधी सेवाओं के आधार लिंकिंग अनिवार्य होने के बाद प्रदेश के आरटीओ कार्यालय में नई तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगी हैं। गाड़ियों के ट्रांसफर, एनओसी समेत कई ऑनलाइन सेवाएं आधार मिसमैच की वजह से प्रभावित हो रही हैं। आरटीओ प्रशासन संदीप सिंह सैनी ने बताया है कि उत्तराखंड में पंजीकृत कई वाहन स्वामियों का मूल निवास दूसरे राज्यों का होने की वजह से आधार सत्यापन में समस्या आ रही है। इससे पिछले कई दिनों से ट्रांजैक्शन लंबित हैं और काम का बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है। जो हमारे वाहन सर्विसेज होती हैं, वाहन रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे गाड़ी का जो ट्रांसफ़र होना है, गाड़ी की एनओसी जानी है, तो उसमें अभी पीछे कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आधार को मैंडेटरी लिंक किया जा रहा है उसमें। अब उसमें कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि कोई व्यक्ति अगर पहले उत्तराखंड में रह रहा था, गाड़ी उसकी यहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन बेसिकली वो परमानेंटली रहने वाले अगर यूपी के हैं, किसी अन्य स्टेट के हैं, तो अब कोई भी सर्विसेज अवेल करने के लिए वो आधार मिसमैच दिखा रहा है। इससे पिछले 4-5 दिनों से हमारे ऑफिसेज में काफ़ी बैकलॉग बढ़ गया है कि काम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, और हमने अपने हेडक्वार्टर में उसका समाधान के लिए कि भारत सरकार से समन्वय करते हुए इसकी समस्या जो भी जल्द से जल्द इसका निराकरण कर लिया जाए, जिससे लोगों को। आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने नैनीताल के जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय समेत कई पटलों का गहन निरीक्षण किया है। उन्होंने न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति धीमी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार एक हफ्ते से बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में लगातार भयंकर कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वाहन चालकों को भी दिन दोपहर अपने वाहनों में लाइट चलाकर आवाजाही करनी पड़ रही है। बारिश और कोहरे से दुकानदारों, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। भारतीय किसान यूनियन, कांग्रेस पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में डोईवाला पुलिस कोतवाली के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच कराए जाने, दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी इस दौरान उठाई है। मांग तो चलो मानी जानी थी, जायज मांग थी। मांग एक वहाँ बच्चे अपना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मांग को रखकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र और छात्राएं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने किया है, जो जिसको अमर्यादा कहें, उसकी सारी सीमाएं लांघ गए हैं। बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, जो हमें कहते हुए भी शर्म आती है। डंडा आपने देखा होगा, एक 3 स्टार जो वहाँ का कोतवाल है, वो डंडा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्या उनके घर में बेटियाँ नहीं हैं? क्या उनको किसी ऐसे तरीके से धरती पे लाया गया, उनकी पैदाइश कहीं किसी और तरीके से हुई है, वो किसी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, या वो बच्ची किसी की बेटी नहीं है? ये जो बर्बरता की गई है पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं पे, वो बिल्कुल निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि तुरंत ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करते, और अब मामला इस हद तक बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप में कतई देश के प्रति सहानुभूति है, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए।
वहाँ पर बैठे और उसके बाद जिस प्रकार की कार्रवाई सारे देश ने देखा, और जो भी मांग थी, छात्रों की जो भी मांग थी, उसमें सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो बिल्कुल ऐसे बैठ गए जड़ लगा के, मोदी जी का पता नहीं उनसे कैसा क्या लगाव है कि वो उसको बर्खास्त नहीं करना चाह रहे। अरे जब उसको बर्खास्त कर दो, जो जितने लोग वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन में शामिल हो रहे, ये अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपने कल एक बात कही रात को 12 बजे आकर कि हम लोगों की बात, हम इसमें काड़ा कानून, क्या उसमें कानून पहले नहीं थे? पहले कानून नहीं थे, उसमें सज़ा का प्रावधान था, उसमें जुर्माने का प्रावधान था। निर्भया में भी यही हुआ। निर्भया में उस समय नया सख्त कानून बना, क्या उसके बाद कोई ऐसे केस नहीं हुए? असली मांग तो जड़ थी, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? उन्हीं के जो एनडीए जो बना था उसी उनके सुपरविजन में आज ये जीएम की पोस्ट निकाल रहे हैं, आज जो दुनिया भर के बरगलाने का काम कर रहे हैं। और विशेष में मोदी जी को रात को 12 बजे अपना मोबाइल लेके सामने जो देना पड़ रहा, जहां वो 4-4, 5-5, 10-10 कैमरे लेकर साथ चलते हैं और कोई सामने कैमरा वाला आ जाए उसे हटा देते हैं। आज वो खुद रात को 12 बजे अपना आप कैमरा लेके बैठ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि सरकार घबराई हुई तो है, लेकिन कार्रवाई करना नहीं चाह रही है। ठीक है, 2 मांगे वो स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरी भी कर लीजिए ना, और अपने आप शांत हो जाएगा मामला। यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है और ये जो संगठन जो ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है पेपर लीक को लेकर, इस पर प्रधानमंत्री सीरियसली कुछ विचार करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, और जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने लाठीचार्ज करी, उन पर कार्रवाई हो और जो परिवार है उन पर उचित मुआवजा मिले, और साथ ही एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू हो ताकि आगे से पेपर लीक ना हो पाए। मानसून की पहली तेज बारिश ने मसूरी की सड़कों की बदहाल स्थिति उजागर कर दी है। पेट्रोल पंप से पिक्चर पैलेस चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश का पानी भरने से कई गड्ढे दिखाई भी दे रहे हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक फिसल रहे हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल सड़क निर्माण और मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में सड़कें उखड़ जाती हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये काम हुआ है सड़कों पे, बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, जिसका पूरा असर मसूरी के ऊपर पड़ रहा है। मसूरी का रोजगार टूरिज्म पे डिपेंड है, पर इसे लोग कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा। मैं इसे प्राकृतिक आपदा ना कह के ठेकेदारों के घोटाले की आपदा कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी लास्ट सितंबर मंथ में ही ये सारे पुस्ते लगे थे। सितंबर में आपदा आई थी, उसके बाद ये पुस्ते लगे थे और 6 महीने भी ये पुस्ते रोडों पर नहीं टिक पाए हैं। हम सर सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस ओर देखा जाए, इन सड़कों को रिपेयर करवाया जाए ताकि हमारा टूरिज्म सुचारू रूप से चलवाया जा सके। ठेकेदारों के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किस गुणवत्ता का कार्य करवा रहे हैं रोडों पे, सिर्फ एक ठेका देके टेंडर निकाल के ही ना देखा जाए, ताकि एक अच्छे से उन्हें चेक भी किया जाए कि वो किस प्रकार का कार्य रोड पे करा रहे हैं, ताकि टूरिज्म हमारा सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि इसका पूर्ण रूप से नुकसान हमें होता है, रोड टूटती है, हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाती है। सरकार हर किसी को देखती है कि आपदा की रात को सिर्फ टैक्सी वालों की और कोई नहीं देखता है। हम उन खड़ी गाड़ियों का भी टैक्स दे रहे हैं। अगर आपदा में रोड 10 दिन बंद रहती है, हमारी गाड़ियां वो 10 दिन 15 दिन खड़ी रहती हैं, हम उस 15 दिन खड़ी गाड़ियों का भी रोड टैक्स सरकार को दे रहे हैं, जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसानों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में अचानक नमी बढ़ जाती है, इसलिए किसानों को पशु के वेंटिलेटर विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने जानकारी भी दी है कि पशु खुरपका, मुंहपका टीकाकरण पूर्ण कार्य हो चुका है, लेकिन अन्य बीमारियों से बचाव के लिए पशु को विटामिन इत्यादि समय समय पर देते रहना चाहिए। साथ ही बरसात में पशुओं को भीगने से भी बचाना चाहिए। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि बरसात के दिन हैं, तो बरसात के दिनों में पशुओं को जो है कीड़ों की दवा हर 3 महीने में उनको डिवर्मिंग कराई जाए उनकी, जिससे कि पशुओं का उत्पादन अच्छा बना रहे और उनको जो है उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। इसके अलावा टीकाकरण के प्रोग्राम विभाग द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं। अभी पीछे जो है खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण किया गया था विभाग के द्वारा, और बकरियों में PPR का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है, जो कि विभाग के द्वारा टीमें लगाई गई हैं करके, और उनका टीकाकरण कराया जा रहा है PPR रोग के बाद। तो बरसात के मौसम में पशुओं को जैसे कई एक तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पर भी पशुओं को हम लोग गौशाला में बांध रहे करके, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तब भी जो है पशुओं में रोग की संभावना अधिक रहती है, तो वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो। उसके अलावा पशु जो है भीगने से बहुत ज़्यादा भीगे न करके, भीगने से भी कुछ फंगल बीमारियाँ वगैरह इस तरह की हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा बरसात के दिन में।
कालाडूंगी स्थित उत्तराखंड वन विकास निगम के तृतीय डिपो कार्यालय की हालत बद से बदतर बताई जा रही है। कार्यालय भवन जर्जर अवस्था में है और डिपो तक पहुंचने के लिए उचित रास्ते की व्यवस्था भी नहीं है। वहीं डिपो में करोड़ों रुपए मूल्य की लकड़ी होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में जर्जर भवन और खराब रास्ते के कारण कर्मचारियों और आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।